औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस खूबसूरत से सफ़र के 9वें लेक्चर में आपका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है। बच्चे, अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने देखा था रूल्स ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल कि सी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप वेरिएबल्स बनाते हो। उन वेरिएबल्स को बनाते हुए आप किन रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते, किन रूल्स का आप ख्याल रखते हो। हमने प्रीवियस लेक्चर में उन रूल्स को देखा था और प्रोग्राम्स के ज़रिए उन रूल्स को प्रैक्टिकली तौर पर समझने की भी कोशिश की थी। तो उसी से आगे हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। अब बच्चे, अगर हम बात करें आज के लेक्चर की तो आज का लेक्चर भी इंतहा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस बच्चों जो लेक्चर हुए उसमें हमने कॉन्स्टेंट्स देखे थे, कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स को देखा, वेरिएबल्स, फिर हमने वेरिएबल्स में इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन भी देखी, हमने वेरिएबल्स बनाने के रूल्स भी डिस्कस किए। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह आज का जो लेक्चर है, बेसिकली जो आज का लेक्चर है वो डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज पर है कि सी लैंग्वेज के अंदर डाटा टाइप्स का क्या लॉजिक है, आप डाटा टाइप्स को किस तरह यूज़ करते हैं, ये तमाम बात आज के लेक्चर में होगी। ये बाकी लेक्चर से भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका लॉजिक अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको प्रोग्रामिंग के जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, बट क्योंकि इसमें हर लॉजिक के साथ एक प्रोग्राम ऐड किया गया है ताकि आप प्रैक्टिकली भी उसे समझते रहें और आपके जहन के अंदर तमाम लॉजिक्स इजीली बैठ भी जाएं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। अब बच्चे, जो हमारा आज का टॉपिक है डाटा टाइप का, अब उस टॉपिक से की तरफ बढ़ने से पहले हम ये छोटा सा एक वर्ड है जिसे आप कहते हैं डाटा, पहले हम इस डाटा को समझते हैं। अगर डाटा की बात की जाए, सिंपल डेफिनेशन होती है डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, कि जब आप फैक्ट्स और फिगर्स के मजमूए को आप क्या कहते हो, डाटा। डाटा की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं। डाटा मे बी आपके पास ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, आवाज़ की फॉर्म में, मे बी डाटा आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, डाटा आपके पास वीडियो में भी हो सकता है, इसी तरह डाटा आपके पास पिक्चर्स की फॉर्म में भी या इमेजेस की फॉर्म में भी होता है। अब जब भी आप सपोज करें आपको कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हो, आपको प्रोग्राम कहा जाता है कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आप एक प्रोग्राम लिखें और यूज़र से दो नंबर्स लें। अब यूज़र जो दो नंबर देगा वो डाटा होगा, जब वो प्रोग्राम में रख देगा प्रोग्राम उस पर कैलकुलेशन शुरू कर देगा, कैलकुलेशन कर कर आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा यानी जमा आ जाएगा। अब सम जो सा आपके पास होगी इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोग्राम ने उस पर कैलकुलेशन की और यूज़र ने क्या दिए, दो नंबर्स इनपुट दिए। वो जो दो नंबर्स हैं वो आपके पास डाटा होगा, जब उस पर प्रोसेसिंग हो जाएगी तो प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास वो बन जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो इससे दो चीज़ें समझ आती हैं। पहली ये कि डाटा इनपुट के तौर पर यूज़ होता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि डाटा इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप अगर वर्डिंग में एक्सप्लेन करें तो इस तरह कर सकते हैं, डाटा इज़ यूज टू प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, डाटा जो सा होता है इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ यूज एज इनपुट फॉर जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन पैदा करने के लिए या इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए डाटा इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम बात करें सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर आप ऑडियो तो नहीं ना प्रोग्राम में लिखते, ना वीडियो पुट करते हो, ना इमेजेस पुट करते हो, आप तो सारा लिखते हो टेक्स्ट। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपका जो सा डाटा टाइप यूज़ होगा वो टेक्स्ट डाटा टाइप ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि उसमें क्या करते हो आप, कॉन्स्टेंट्स बनाते हो, वेरिएबल्स बनाते हो, ठीक है, डाटा टाइप्स लिखेंगे, डाटा नंबर्स की फॉर्म में पुट करेंगे, लेटर्स की फॉर्म में पुट करेंगे, और भी बहुत सी फॉर्म्स आएंगी उसमें पुट करेंगे, वो तमाम का तमाम किस में आता है, टेक्स्ट डाटा में, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो टेक्स्ट डाटा यूज़ होगा उसमें आ जाता है आपके पास नंबर्स, लेटर्स और करेक्टर्स, ठीक है। अब बच्चों, अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स की बेसिकली मज़ीद टू टाइप्स आ जाती हैं। पहली आ जाती है आपके पास बच्चों रियल नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। रियल नंबर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके नंबर्स के दरमियान शारिया आ जाता है यानी डेसिमल पार्ट आ जाता है। इस तरह के नंबर्स को आप रियल नंबर्स कहते हो या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हो। मिसाल से समझिएगा ज़रा, जैसे लिखा हुआ है 23.7, अब 23.7 जो सा इसका डेसिमल पार्ट है, जब नंबर्स में डेसिमल पार्ट आ जाता है तो वो रियल नंबर्स बन जाते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बन जाते हैं। इसी तरह एक और मिसाल देखिएगा,
लिखा हुआ 598.0875। 598.075 में 0875 में देखिएगा ये पॉइंट लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा आपके पास है डेसिमल पार्ट और ये आपके पास है होल पार्ट। जब भी नंबर्स में डेसिमल पार्ट आ जाएगा तो वो रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बन जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो होते हैं विच हैव डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट रखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास रियल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसी तरह एक और टाइप आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, मतलब शारिय वाला हिस्सा मौजूद नहीं होता, डेसिमल पार्ट एब्सेंट होता है, वो आपके पास होते हैं इंटीजर्स। मसलन देखिएगा 23.7 लिखा हुआ है, अगर जस्ट मैं लिखता हूँ 23 तो ये आपके पास एक इंटीजर बन जाएगा क्योंकि शारी वाला हिस्सा है ही नहीं। इसी तरह 598.0875 लिखा हुआ है, अगर मैं जस्ट लिखता हूँ 598 सिर्फ लिखता हूँ तो आपके पास देखिएगा शारी वाला हिस्सा इसमें नहीं है, तो ये आपके पास इंटीजर्स बन जाएगा। तो आप कह सकते हो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, विच हैव नो डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये तो नंबर्स की बात होगी। अब एक और टाइप यूज होती है कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होता है कि आप डिफरेंट लेटर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को या फिर नंबर्स को सिंगल कोटेशंस के अंदर या एपोस्ट्रोफी के अंदर लिखते हो तो वो आपके पास कैरेक्टर बन जाता है। मसलन देखिएगा आपने जब ए को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा तो ये आपके पास एक कैरेक्टर बन गया। ये तो अल्फ़ाबेट है। अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर भी लेते हो, जैसे आपने डॉलर का सिंबल लिया, इस डॉलर के सिंबल को जब कोटेशंस में या सिंगल कोटेशंस में आपने लिखा तो ये भी एक कैरेक्टर बन जाएगा। इसी तरह एट द रेट ऑफ के सिंबल को जब आपने सिंगल कोटेशन में लिखा तो ये भी आपके पास एक कैरेक्टर बन गया। आप ना सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर को बल्कि नंबर्स को भी जब आप लिखते हो सिंगल कोटेशन के अंदर तो ये आपके पास एक कैरेक्टर बन जाता है, और कैरेक्टर्स के अंदर इनके आस्की कोड डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हुई डाटा के लिहाज से। अब बच्चों डाटा के लिहाज से बात करने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होगा वो है डाटा टाइप्स। अच्छा, डाटा टाइप्स की अगर बात करें तो डाटा टाइप बेसिकली डाटा की एक रिप्रेजेंटेशन होती है जो आपको बताती है कि एक वेरिएबल कितनी से कितनी वैल्यू मेमोरी के अंदर ले सकता है और उस वेरिएबल पर क्या क्या आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। डाटा टाइप डिफाइंस मैक्सिमम और मिनिमम सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज। डाटा आपको बताता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब आप एक वेरिएबल में कम से कम कितनी वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। एक चीज़ ये बताता है डाटा, और दूसरा ही आपको ये बताता है कि आप उस वेरिएबल क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। मिसाल से समझिएगा, अब देखिएगा मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ए, जैसे ही मैंने इसके साथ इंट लगाया तो इंट क्या करता है, मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेता है। जैसे इंट लगा 4 बाइट की जगह हो गई मेमोरी के अंदर फिक्स। फिर इंट क्या करता है, इंटीजर्स टाइप की वैल्यू लेता है, मतलब कि विदाउट डेसिमल की। अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसमें इशारे वाली वैल्यू पुट करोगे भी तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी इशारे वाला हिस्सा लेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसकी फिक्स कर दी कि इस पर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तो ये वाले इसके पास ऑपरेशन फिक्स हो जाएंगे। और इसकी रेंज भी होती है, ये रेंज हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर में कवर करते जाएंगे। फिलहाल आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये डाटा टाइप्स होते हैं। जब आप किसी भी वेरिएबल को लिखते हो, साथ डाटा टाइप लिखते हो, तो आप क्या करते हो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज कि उस वेरिएबल में कितनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, एक ये चीज़ स्टोर करते हो, और दूसरी आप चीज़ ये स्टोर करते हो कि आप उस वेरिएबल पर क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसी को एक और कॉन्सेप्ट से समझिएगा, द डाटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा। डाटा टाइप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा पर क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं ये भी हमें बताते हैं। मिसाल के तौर पे देखिएगा, इंट और फ्लोट आपके पास जो से होते हैं नंबर्स होते हैं। अब जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या डिवाइड, या फिर कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। जबकि जो करेक्टर डाटा टाइप्स होते हैं, करेक्टर डाटा टाइप्स में क्या आता है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स आ जाते हैं। अब इनमें आस्की कोड्स डिस्कस किए जाते हैं। अब ये जो से होते हैं ये नंबर्स के लिए यूज़ होते हैं, और ये होते हैं करेक्टर के लिए यूज़, ये डाटा टाइप 4 की। तो जब आप साथ लगा देते हो डाटा टाइप तो फिक्स हो जाता है कि जनाब ये जो डाटा टाइप है इसके साथ कौन सा ऑपरेशन वैलिड है, कौन सा ऑपरेशन वैलिड नहीं है। ईच वेरिएबल इन सी लैंग्वेज हैज़ अ डाटा टाइप। हर वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर उसके साथ एक डाटा टाइप ज़रूर लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे समझिएगा ज़रा, अगर मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेता हूँ 234,
मैं अगर इसे सी लैंग्वेज में लिखूंगा कि इंटीजर टाइप की है तो मैं फिर इंटीजर के लिए इंट का कीवर्ड यूज़ करूंगा और ए एक वेरिएबल लूंगा और उसके अंदर स्टोर कर दूंगा 234 और लास्ट में लगा दूंगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये तो इंटीजर टाइप की एक मिसाल हो गई। फिर इसी तरह अगर मैं एक लेता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में 2 3.5 से लिख लिया। फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए मैं फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करता हूँ FLOAT फ्लोट। फिर यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया b और इसमें स्टोर करा दिया 23.56। इसको जैसे इसमें स्टोर कराया तो मेमोरी में 4 बाइट की जगह इसे मिली और ये वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं करेक्टर डाटा टाइप। अगर हम कोई करेक्टर लेते हैं, सपोज करें हमने करेक्टर वैल्यू ली a, इसको हमने मेमोरी में स्टोर करवाया वेरिएबल c के नाम से। अब जैसे आपने CHAR का, ये करेक्टर के लिए CHAR का कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब a जो सा है वो स्टोर हो जाएगा c में जाकर। अब a जो स्टोर होगा c में जाकर, असल में हम वैसे आगे बात करेंगे करेक्टर डाटा टाइप में, बट मेमोरी में जाकर a नहीं, ये 65 जाकर स्टोर होगा, क्योंकि जो 65 नहीं, ये 97 जो a का करेक्टर का आपके पास होता है आस्की कोड होता है 97, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा, द डाटा टाइप नॉट ओनली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल, कि डाटा टाइप सिर्फ यही फिक्स नहीं करती कि आप एक वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हो, बट आल्सो द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द कंपाइलर नीड टू रिजर्व फॉर डाटा स्टोरेज। बल्कि आप ये भी फिक्स करते हो कि इस डाटा को कितने बाइट्स की ज़रूरत होगी कंपाइलर को रिजर्व करने के लिए। मिसाल के तौर पे समझिएगा, जैसे करेक्टेड डाटा टाइप मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेते हैं, जो शॉर्ट इंट होता है ये 2 बाइट की जगह लेता है, इंटीजर जो सा होता है ये 4 बाइट की जगह लेता है, लॉन्ग इंटीजर ये भी 4 बाइट की जगह लेता है, फ्लोट ये भी 4 बाइट की जगह लेता है, डबल ये भी 8 बाइट की जगह लेता है, जबकि लॉन्ग डबल जो होता है ये 12 बाइट की जगह लेता है। लेकिन जब आप लिखते हो ना वॉइड, ये जो सा होता है कोई जगह नहीं लेता है, ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है, ये मेमोरी में कोई जगह नहीं होती इसके लिए। अब बच्चों ये तो सिंपल सी बात होगी डाटा और डाटा टाइप्स पर। अब थोड़ा सा ना इस मेमोरी के लिहाज से भी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब सपोज करें मैं कोई सा भी एक नंबर लेता हूँ, अब सपोज करें मैं वो नंबर ले रहा हूँ 2। अब मैंने 2 नंबर लिया, इसको मैंने स्टोर करवाना है मेमोरी के अंदर। अब हमें पता है कि मेमोरी के अंदर ना लोकेशंस होती हैं, जैसे एक लोकेशन ये, दूसरी ये और तीसरी आपके पास है ये हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास है 4 बाइट की लोकेशन। अब ये जो 2 है आपके पास है एक इंटीजर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है विदाउट डेसिमल के। मैं एक वेरिएबल लूँगा a, ठीक है, a मैंने वेरिएबल लिया। फिर ये इंटीजर है तो मैं इसके साथ इंटीजर टाइप के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँगा, इंट का कीवर्ड यूज़ करूँगा। तो मैं इंट का कीवर्ड यहाँ पर लगा लेता हूँ। इंट यहाँ पर क्या है, एक डाटा टाइप है, और इंट क्या करती है, इंट स्पेसिफाइड होती है इंटीजर्स के लिए। ये मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेती है। अच्छा, ये 4 बाइट्स की जगह उस कंडीशन में लेती है कि अगर आपका जो सिस्टम हो 64 बिट का हो, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसके साथ इंट लगाया तो मेमोरी के अंदर एक जगह इस ए को मिल जाएगी जहाँ पर ये ए रखा जाएगा, और जहाँ पर रखा जाएगा वहाँ पर ही 4 बाइट की जगह ले लेगा। सपोज करें जैसे हमने इंट ए सा लगाया तो ए को ये जगह मिल गई मेमोरी के अंदर जाकर। फिर जब मैं यहाँ पर आकर ए के अंदर स्टोर करवाऊँगा 2, तो जैसे मैं ए के अंदर 2 रखूँगा तो जहाँ पर ए मौजूद होगा वहाँ पर जाकर क्या स्टोर हो जाएगा, 2, ठीक है। अब इस तरह कर कर जब भी आप कोई वेरिएबल सी लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करते हो तो इस तरह जाकर उसे जगह मिलती है। अब अगर मैं यहाँ पर ए के साथ फ्लोट लगा देता, फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होते हैं, शारी वाले हिस्से होते हैं, तो उसे थोड़ी ज़्यादा जगह मिलेगी, लेकिन मिलेगी 4 बाइट की। फ्लोट के लिए भी 4 ही बाइट यूज़ होता है। अब डबल जो सी होते हैं, डबल उससे बड़ी होते हैं क्योंकि 8 बाइट की जगह मिलती हैं, तो ये फ्लोट के लिए ये चीज़ मिल जाती है। अगर मैं इसके साथ डबल लगाता तो डबल के लिए ये जगह मिल जाती, ठीक है। ये सिंपल से एक लॉजिक बनाया था। आई होप आपको क्लियर हो चुका कि जब भी आप कोई वेरिएबल सी लैंग्वेज में यूज़ करते हो तो वो किस तरह मेमोरी के अंदर जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे देखो ज़रा, जो हमने आज डाटा टाइप डिस्कस करनी है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, जो क्लास 10th के अंदर जो आपके प्रोग्राम्स आए हैं जिसमें जो डाटा टाइप आपको जाना ज़रूरी भी है, ठीक है, हम वही डिस्कस करेंगे आपके लेवल पर रहकर, लेकिन इस तरह डिस्कस करेंगे कि आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम ना हो।
हम देखेंगे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे इंटीजर्स और फ्लोट। ये आज की बेसिक्स हमारी डाटा टाइप्स हैं जो हम कवर करेंगे प्रोग्राम्स के ज़रिए भी और हर लॉजिक के ज़रिए। अब अच्छी देखिएगा, अगर हम सबसे पहले देखते हैं करेक्टर डाटा टाइप की, करेक्टर डाटा टाइप होती क्या है। तो अ कीवर्ड केयर इज़ यूज फॉर करेक्टर डाटा टाइप। करेक्टर डाटा टाइप के लिए आप CHER केयर का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लेटर्स, नंबर्स और अ सिंबल। ये क्या, लेटर्स के लिए, नंबर्स के लिए और स्पेशल सिंबल्स, या जो आप जैसे मुख्तलिफ सिंबल्स आ जाती हैं @ $, ठीक है, ये तमाम सिंबल्स के को भी आप करेक्टर डाटा टाइप के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हो करेक्टर बनाकर। अब जो करेक्टर डाटा टाइप होती है, इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट इन द मेमोरी। जब भी आप करेक्टर डाटा टाइप को कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो मेमोरी के अंदर 1 बाइट की जगह लेते हैं। और इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है %C का, कि अगर आपने आउटपुट स्क्रीन पर कोई करेक्टर शो करवाना है तो उसके लिए आपको %C लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इस पर बात हम सेकंड चैप्टर के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसमें बाकायदा वहाँ पर सेकंड चैप्टर के अंदर इसका आर्टिकल मौजूद है, वहाँ पर ब्रीफली देखेंगे। लेकिन अभी अपने माइंड में रख लीजिएगा कि अगर आपने किसी करेक्टर डाटा टाइप को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना है तो आपको %C यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आ करेक्टर इज इनक्लोज इन एपोस्ट्रोफी। जो करेक्टर होता है ये सिंगल कोटेशन के अंदर बंद किया जाता है। मिसाल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, एक्स को जब आपने सिंगल कोटेशंस में लिखा तो ये आपके पास एक करेक्टर बन गया। ये ना सिर्फ वेरिएबल्स बल्कि कॉन्स्टेंट्स भी, अब अगर आप वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हो तो ये करेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके पास ये जैसे इक्वल का साइन है, जब आपने इसे एक सिंगल कोटेशन में लिखा तो ये भी आपके पास एक करेक्टर बन गया। इक्वल का साइन ही, बल्कि अगर आप हैश के सिंबल को भी सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हो तो ये आपके पास एक करेक्टर बन जाता है। साइंड एंड अनसाइंड कीवर्ड्स कैन बी यूज विथ केयर। आप केयर के साथ साइंड और अनसाइंड कीवर्ड्स भी यूज इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा ज़रा, एक होते हैं करेक्टर डाटा टाइप, इसकी आगे 2 टाइप्स आ जाती है, एक होता है साइंड कैरेक्टर और एक होता है आपके पास अनसाइंड कैरेक्टर। अगर हम बात करें साइंड कैरेक्टर की, तो बेसिकली साइंड कैरेक्टर जो होता है, साइंड कैरेक्टर रिप्रेजेंट नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम -128 टू 127। ये -128 से लेकर 127 तक की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, ये देखें, जो साइंड कैरेक्टर होता है ये पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ और 0 के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज क्या होती है कि आप -128 से लेकर 127 तक की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करवाते हो साइंड कैरेक्टर के अंदर। साइंड कैरेक्टर में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों की तीनों टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं, ये असल में होता कैरेक्टर ही है। और बच्चों, साइंड कैरेक्टर में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं ना अनसाइंड कैरेक्टर की, तो अनसाइंड कैरेक्टर जस्ट यूज़ होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, और इसकी रेंज कितनी होती है। अनसाइंड कैरेक्टर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 255, कि 0 से लेके 255 के लिए ये यूज़ होता है। जबकि जो सा साइंड कैरेक्टर होता है ये यूज़ होता है -120 -128 से लेकर एक पॉजिटिव 127 तक। ज़रा देखिएगा इसको, ये देखिएगा ज़रा, जो साइंड कैरेक्टर है इसकी रेंज 127 से लेकर -128 है, जबकि जो अनसाइंड कैरेक्टर होता है इसकी रेंज होती है +0 से लेकर +255 तक। मतलब अनसाइंड कैरेक्टर जब आप कीवर्ड यूज़ करोगे तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले सकते हो, नेगेटिव नहीं ले पाओगे, ठीक है। लेकिन जब आप साइंड का कीवर्ड यूज़ करोगे, साइंड 4 का कीवर्ड, साइंड कैरेक्टर का कीवर्ड यूज़ करोगे तो आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो और पॉजिटिव भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, बट 127 से लेकर -128 के तक, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा, करेक्टर कैन आल्सो बी कंपेयर्ड, एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड। जो करेक्टर्स होते हैं इनको आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। असल में एक चीज़ बताऊँ, जब आप करेक्टर लेते हो तो वो करेक्टर कंपेयर नहीं होते, करेक्टर के जो पीछे आस्की कोड होता है उसको कंपेयर किया जाता है। ये इंशाल्लाह हम ये इसको प्रोग्राम के ज़रिए क्लियर भी करेंगे, डोंट वरी। बहुत मज़े के कॉन्सेप्ट्स हैं आज के लेक्चर में। अब बच्चे देखिएगा ज़रा,
Characters are stored in memory in the form of ASCII codes. Therefore, arithmetic operation are performed on ASCII values. जब भी आप कोई करेक्टर लेते हो तो वो करेक्टर नहीं बल्कि उसके करेक्टर के पीछे लिखा हुआ ASCII कोड मेमोरी में जाकर स्टोर होता है. मिसाल के तौर पे देखिएगा, जैसे कैपिटल ए का ASCII कोड क्या है 97. अगर आप एक करेक्टर लेते हो ए, ठीक है, अगर इसे आप स्टोर करवाओगे तो ये मेमोरी में जाकर ए स्टोर नहीं होगा, 97 जाकर स्टोर हो जाएगा. इस तरह स्मॉल ए के लिए जो ASCII कोड यूज़ होता है 65, ठीक है. कैपिटल जी के लिए यूज़ होता है 122 122 और स्मॉल जी के लिए यूज़ होता है 90, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इस कैरेक्टर का जितना भी हमने पढ़ा इसको हम प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं. अब स्टूडेंट्स देखिएगा, हम आ गए हैं अपने IDE पर. अब ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने हेडर फाइल्स को यूज़ किया यहाँ पर. ये प्रोग्राम क्या करता है, दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द बाइट साइज ऑफ करेक्टर इन मेमोरी की. हमें बताएगा कि अगर आप मेमोरी के अंदर करेक्टर नाम का कोई वेरिएबल लेते हो तो वो मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा. एक ही चीज़ हमें दिखाएगा इस प्रोग्राम में, और ये हमें बताएगा दिस प्रोग्राम शोज दैट हाउ द करेक्टर विल बी सी ऑन द आउटपुट स्क्रीन. कि अगर आप किसी करेक्टर को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हो तो आप किस तरह कोड करोगे उसे. अब देखिएगा, हमने यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के बाद बॉडी स्टार्ट कर दी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल लिया ए के नाम से और उसे डाटा टाइप हमने दे दी CHR यानी केयर की. उस ए के अंदर हमने स्टोर करवा दिया है कैपिटल ए स्टोर करवाया और इसे हमने लिख दिया सिंगल कोटेशन के अंदर यानी एपोस्ट्रोफी के अंदर. अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि जो कैर है मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेता है, कितने बाइट की जगह लेता है. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये साइज ऑफ का फंक्शन, ठीक है. पहले आप लिखोगे प्रिंट एफ, हम शो करवाएंगे साइज ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू %d. हमने %d हमने शो करवाना है कि कितना नंबर डिजिट करता है. नंबर जो सा आपके पास एक इंटीजर होता है तो उसके लिए फिर आपको %d लिखना पड़ेगा. और साइज ऑफ का फंक्शन लिखने के बाद आपने उस डाटा टाइप को लिखना होता है ब्रैकेट्स के अंदर जिसका आपने साइज मालूम करना है. हमने कैरेक्टर का मालूम करना है तो हमने CHAR लिखना है यानी 4. ये लिखेंगे तो हमारे पास इतना जो कोड यूज़ होगा आउटपुट स्क्रीन पर ये दिखाने के लिए कि वो कैरेक्टर मेमोरी में कितनी जगह लेता है. फिर हम क्या करेंगे, कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे आउटपुट स्क्रीन पर. अब आउटपुट स्क्रीन पर जब हम प्रिंट करवाएंगे कैरेक्टर को प्रिंट करवाने, तो कैरेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है %C, ठीक है. और ए के अंदर स्टोर है कैरेक्टर तो यहाँ पर आ जाएगा ए. अब हम इसे करते हैं कंपाइल किया. अब हम इसे करते हैं रन. तो देखिएगा साइज ऑफ कैरेक्टर इज़ 1 यानी मेमोरी के अंदर इसने 1 बाइट की जगह ली है और हमने ए के अंदर क्या स्टोर करवाया था ए, तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या शो हो गया ए. तो इस तरह हमने ये चीज़ सीखी कि कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेते हैं और दूसरी हमने ये चीज़ सीखी कि आप किस तरह एक कैरेक्टर को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं. अब नेक्स्ट देखिएगा प्रोग्राम. अब ये हमने जब प्रोग्राम लिखा तो इसमें ना हमने ये प्रोग्राम पहले देखिएगा, ये हमें बताएगा क्या, दिस प्रोग्राम शोज दैट द साइज ऑफ साइंड कैरेक्टर एंड 4 के जो साइंड करेक्टर है और करेक्टर जो है मेमोरी के अंदर इसकी कितनी रेंज है, इसका कितना साइज़ है. हमें तो पता है ना -128 से लेकर कितना +127. अब हम इसे प्रोग्राम के ज़रिए निकाल कर भी देखेंगे कि ऐसा है भी कि नहीं. फिर हम देखेंगे बच्चों अनसाइंड करेक्टर की कितनी साइज़ है मेमोरी के अंदर और मैक्सिमम और मिनिमम रेंज करेक्टर की कितनी है. तो यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है. अब ये देखिएगा, ये जैसे हमने यहाँ कमेंट्स लगाए हुए हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्टर अगर हमने शो करवाने तो हम ये कोड यूज़ करेंगे. प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज़ %d. फिर CHAR लिखेंगे, CHAR कैपिटल. फिर यहाँ पर लगाएंगे हम अंडरस्कोर. मिनिमम वैल्यू हमने शो करनी है तो फिर MIN लगाएंगे, ठीक है. अब बच्ची ये जो सा होगा मिनिमम हम कैरेक्टर की वैल्यू शो करवाने के लिए आउटपुट पर यूज़ होगा इतना सा कोड. फिर नेक्स्ट कोड देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरेक्टर शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मिल लिखा होता है, अगर हम मैक्स यहाँ पर लिख देंगे तो हमें हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर आएगा कि कैरेक्टर कितनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवा सकता है, यहाँ पर ये आ जाएगा. फिर अगर हमने देखनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ साइंड कैरेक्टर की, ये जो ऊपर वाले 2 कोड थे ये कैरेक्टर की शो करवाते थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. अब जो ये नीचे वाले कोड हैं ये शो करवाएंगे साइंड कैरेक्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. उसके लिए आप क्या करते हो, प्रिंट का फंक्शन लिखोगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइंड कैरेक्टर इज़ %d, ठीक है, /n. फिर आप यहाँ पर लिखते हो CHAR, पहले लिखते थे क्या लिखते थे ना, फिर ऐसे लगा दोगे तो ये साइंड कैरेक्टर के लिए हो जाएगी. मिनिमम वैल्यू निकालने तो MIN, ठीक है. अब अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, नहीं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइंड कैरेक्टर, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, सेम वैसे ही लिखो, बट
यहाँ पर मिन की बजाय मैक्स लिख दोगे तो आपके पास साइन कैरेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगी कि साइन कैरेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ही होती है या कितनी आप स्टोर कर सकते हो। फिर आ जाती है देखिएगा अनसाइंड कैरेक्टर की। अगर आप अनसाइंड कैरेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हो तो आप इतना सा कोड लिखोगे, फिर लिखोगे लास्ट में UCHAR, यू फॉर अनसाइंड, CHR कैरेक्टर। तो अनसाइंड कैरेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप लिख दोगे मैक्स, MAX मैक्स। अब हम क्या करते हैं, इतने से कोड को ये देख लिया, अब हम इसे करते हैं कंपाइल, 101 में कन्वर्ट करेंगे। अब 101 में कन्वर्ट हो गया, अब हम इसे करते हैं कंपाइल, रन। तो देखिएगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर जो सी मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है -128 तक, और मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है कैरेक्टर +127। ये हमने कैरेक्टर की देखी है। अब मिनिमम वैल्यू हम देखते हैं साइन कैरेक्टर की -128 के, जो साइन कैरेक्टर -128 तक कर सकता है, और साइन कैरेक्टर जो मैक्सिमम कर सकता है +127, और जो मैक्सिमम वैल्यू अनसाइन कैरेक्टर स्टोर कर सकता है वो होती है आपके पास 255। तो देखिएगा जो जो हमने वहाँ पर पढ़ा था सेम वही चीज़ हमने प्रोग्राम के ज़रिए निकाल भी ली, और ये तमाम की तमाम हमने निकाली है इस फाइल के अंदर limits.h। अगर आप ये limits.h की फाइल यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड ना करते तो फिर आपके पास ये एरर आना था, क्योंकि तमाम की तमाम डेफिनेशन इसके अंदर रखी हुई हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल के अंदर से हमने ये तमाम डेफिनेशन निकालनी है प्रोग्राम के जरिए। ठीक है, आई होप आपको ये कैरेक्टर का क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चे हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। आप देखिएगा अब ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है आपके सामने, हमने क्या किया, stdio.h की हेडर फाइल इंक्लूड किया, और ये प्रोग्राम क्या करता है, कैरेक्टर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन के, अगर आप कोई कैरेक्टर लेते हैं, अगर आप दो कैरेक्टर्स को ऐड करवाते हैं या सब्ट्रैक्ट कराती है, उनको कंपेयर करवाते हैं, तो कैसे वर्किंग उनकी कैसे होगी ये इस प्रोग्राम में हमें सिखाया जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, limits.h की हेडर फाइल इसमें इंक्लूड की, मेन फंक्शन यहाँ पर लगाया, फिर बॉडी लिखी। बॉडी में मैंने क्या किया, ए वेरिएबल लिया, उसकी कैरेक्टर डाटा टाइप, उसकी जो टाइप है वो कैरेक्टर है। ठीक है, अब उसमें स्टोर करवा दिया है ए का आस्की कोड क्या है, कैपिटल ए का 97। फिर मैंने लिया दूसरा वेरिएबल बी, इसकी डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, और ए का जो आपके पास आस्की कोड होता है वो कितना होता है 65, यानी मेमोरी में जाकर 65 स्टोर हो जाएगा और 97 हो जाएगा। अब अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कैरेक्टर्स की एडिशन, मैं एक वेरिएबल लूँगा इंट सी, जो सी क्या करेगा, वो ए और बी के सम को जमा करेगा और मुझे आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएगा। अब देखना ज़रा, अगर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ a+b, अब a और b यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर्स हैं। अब देखिएगा असल में इस a के अंदर क्या स्टोर है, स्मॉल ए, और इस b के अंदर क्या स्टोर है, कैपिटल ए। तो अगर आप 97 और 65 को ऐड करेंगे, यहाँ पर असल में a की जगह लिखा हुआ है 65 और b की जगह लिखा हुआ है 97। इन दोनों के आस्की कोड्स ऐड होंगे, जो ऐड होने के बाद आएगा वो आ जाएगा सी के अंदर, और सी हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम नंबर्स को, अगर दो कैरेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, सपोज करें मैंने एक यहाँ पर लिया वेरिएबल डी में मैंने स्टोर करवाया a-b, यानी ए के आस्की कोड में से बी का आस्की कोड जब माइनस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर ये प्रिंट का फंक्शन शो करवा देगा, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर। अगर हम चाहते हैं कंपैरिजन करना है, यानी दो नंबर्स में कंपेयर करना चाहते हैं कि ए और बी बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर हैं, ए बराबर है बी के, तो आप क्या करो, वैल्यू को प्रिंट करवा दो, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर आस्की कोड इज इक्वल, कि ए का आस्की कोड बी के आस्की कोड के इक्वल है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करवा दो, वैल्यू ऑफ आस्की कैरेक्टर आस्की कोड इज नॉट इक्वल। अच्छा बच्चे देखिएगा, जो ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये मैंने एल्स क्यों लगाया, ये मैंने फंक्शंस क्यों लगाए, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए, लॉजिक बताने के लिए ये आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल और इसे अब कर देता हूँ रन। तो देखिएगा सम ऑफ कैरेक्टर्स, अगर आप 97 और 65 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाता है 162। देखिएगा वहाँ पर ए बी थे लेकिन उनके आस्की कोड्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हुए हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ कैरेक्टर, अगर आप 97 में से या 65 में से 97 को माइनस करते हो तो -32 आ जाता है। वैल्यू ऑफ कैरेक्टर आस्की कोड इज नॉट इक्वल। अब देखो 97 जो सा था 65 के इक्वल नहीं ना था, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर आस्की कोड इज नॉट इक्वल। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि आप कैरेक्टर्स को कंपेयर भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो उनके आस्की कोड के लिहाज से। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा ये टेबल गौर से,
करेक्टर जो सा होता है मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेता है और इसकी रेंज कितनी होती है -128 से लेकर 127 तक। इसी तरह जो साइन करेक्टर होता है ये भी 1 बाइट की जगह ही लेता है और इसकी रेंज कितनी होती है -128 से लेकर 127। अनसाइन जो सा अनसाइन करेक्टर होता है ये भी 1 बाइट की जगह लेता है, बट इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक होती है। ठीक है, आई होप आपको करेक्टर के कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं आगे हम। अब बच्चे हम नेक्स्ट जो सा देखते हैं इंटीजर्स डाटा टाइप की, कि इंटीजर्स डाटा टाइप क्या होती हैं। इंटीजर्स आर द नंबर्स विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन। जो इंटीजर्स होते हैं ये डेसिमल फ्रैक्शंस के बगैर होते हैं, यानी इशारे वाले हिस्से के बगैर। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ये पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी। मिसाल से समझिएगा, इंटीजर से आप पॉजिटिव नंबर जैसे 112 पॉजिटिव है ये भी स्टोर करवा सकते हैं, -234 नेगेटिव नंबर है ये भी स्टोर करवा सकते हो, और ज़ीरो ये भी आप इंटीजर से स्टोर करवा सकते हो। लेकिन अ वेरिएबल डिक्लेयर विद इंट डाटा टाइप स्टोर्स अ नंबर विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन कॉल्ड डिस्क्रीट और इंटीजर्स। जो आप इसको इंटीजर डाटा टाइप को डिक्लेयर करवाने के लिए इंट का कीवर्ड यूज़ करते हो। ठीक है, इंट का कीवर्ड यूज़ करते हो और क्या करते हो, इसको आप इंटीजर्स इंटीजर डाटा टाइप कहते हो या डिस्क्रीट डाटा टाइप। और एन इंटीजर में बी साइंड और अनसाइंड इफ़ वी। और जो सा होता है ना इंटीजर ये आपके पास साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकते हैं। जिस तरह करेक्टर था ना साइंड करेक्टर और अनसाइंड करेक्टर, इसी तरह साइंड इंटीजर और साइंड आपके अनसाइंड इंटीजर भी हो सकता है। इफ़ वी नॉट मैंशन देन ऑल इंटीजर्स आर कंसिडर्ड एज साइंड। अगर आप खाली लिख देते हो ना इंट, साइन इंट नहीं लिखते, तो वो कंसीडर आपके पास साइन इंट ही होगा, क्योंकि साइन इंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि उसमें आप पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा ज़रा, इंटीजर में एक आ जाता है इंट, एक आ जाता है साइन इंट, एक आ जाता है अनसाइन इंट और दूसरा आ जाता है लॉन्ग इंट। इसको हम डिस्कस करेंगे इंटीजर के ये डाटा टाइप में। तो शुरू करते हैं। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंट। जो इंट होता है ये इट टेक्स 2 बाइट्स इन द मेमोरी। ये इंटीजर जो सा होता है 2 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। लेकिन बच्चों ये डिपेंड करता है मशीन के ऊपर कि आपके जो सिस्टम यूज़ करे, जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर, जो भी आप सिस्टम यूज़ करें वो कितने बाइट्स का है, वो उसकी 16 का है, 32 बिट का है या 64 का है। अब बच्चे मेरा जो सा है जिसे हम ये अभी वर्किंग कर रहे हैं ये मेरा 64 का है। तो अगर मैं इंट की अगर यहाँ पर मेमोरी अभी निकालूंगा बाइट्स में, तो मेरे पास इसकी आएगी 4 बिट्स। यानी कि इंट जो सा अगर मैं इंट के ज़रिए कोई डाटा स्टोर करवाता हूँ प्रोग्राम के अंदर तो वो 4 बाइट्स की जगह लेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम पर डिपेंड करता है कि इंट कितनी जगह लेगा। अगर 16 बिट का होगा तो फिर 2 बाइट्स की जगह लेगा इंटीजर इंट टाइप डाटा। ठीक है, द कीवर्ड दैट इंट इज़ यूज फॉर इंटीजर। इंट का कीवर्ड यूज़ किया जाता है अगर आप इंटीजर डाटा टाइप किसी वेरिएबल को देना चाहते हैं। देर आर टू सब फर्दर सब टाइप्स ऑफ इंट वेरिएबल्स। इंट वेरिएबल की 2 सब टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें एक आ जाता है आपके पास साइन इंट और एक आपके पास आता है अनसाइन इंट। अब बच्चिए अगर हम बात करें साइन इंट की, तो जो साइन इंट होता है, साइन नंबर कैन स्टोर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो नंबर। जो साइन इंटीजर होता है ये पॉजिटिव नंबर को भी, नेगेटिव को भी और ज़ीरो को भी स्टोर करवा सकता है। और जो इसकी रेंज होती है कम से कम ये -32,768 तक की वैल्यू स्टोर करवा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ की होती हैं 32,767 तक। अच्छा, जो ये साइन इंट होता है ना इसको आप शॉर्ट इंट भी कह सकते हो। ठीक है, अब जी देखिएगा, इंट, साइन इंट और शॉर्ट इंट कैन हैंडल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। जो ये तीनों जोन से होते हैं ना इंटीजर की टाइप, जैसे इंट हो गए, साइन इंट और शॉर्ट इंट हो गए, ये पॉजिटिव नंबर को भी स्टोर कर सकते हैं, नेगेटिव को भी और ज़ीरो को भी। अब इनके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है एक %d और एक होता है %i। अगर आप साइन इंट या शॉर्ट इंट लिखते हो तो अगर आपने इन नंबर्स को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना होगा तो फिर आपको %d या फिर %i लिखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं अनसाइन इंट की, तो बच्चों अनसाइन इंट में क्या होता है, एन अनसाइन इंट कैन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़। जो अनसाइन इंट होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करता है, नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर पाता। ठीक है, और जो इसकी रेंज होती है ये 0 से लेकर ये इस वैल्यू तक, इतनी बड़ी वैल्यूज़ को ये स्टोर करवा सकता है।
कीवर्ड्स अनसाइंड इंट इज यूज टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। जो अनसाइंड कीवर्ड होता है ये अनसाइंड इंटीजर को डिक्लेयर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अनसाइंड इंट अगर आप किसी वेरिएबल के साथ लिखेंगे तो उसकी रेंज टोटल इतनी हो जाएगी कि आप उस वेरिएबल में इतनी बड़ी वैल्यूज़ या स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है परसेंटेज यू, साइंड के लिए, इंट के लिए और शॉर्ट इंट के लिए परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई, जबकि अनसाइंड के लिए आप परसेंटेज यू यूज़ करते हो। ठीक है। और ये देखिएगा ज़रा, इट कैन हैंडल नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 265,535। और जो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 65,535 तक होती है। ठीक है। अब देखिएगा ये कुछ इस वजह से भी करते हैं, जो प्रीवियस हमने देखा था, प्रीवियस रेंज कितनी थी इंट की, साइन इंट की या शॉर्ट इंट की, 32,767 थी। अगर हमें इंटीजर में ज़्यादा बड़ी वैल्यू 32,767 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी पड़, जैसे 50,000 या 60,000, तो फिर हमने ये यहाँ पर इस अनसाइंड यूज़ इस वजह से करते हैं ताकि रेंज जो सी पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा हो जाए। नेगेटिव अगर हमने स्टोर नहीं करवाना तो फिर हम अनसाइंड यूज़ करते हैं। अगर हम अनसाइंड यूज़ करेंगे तो हमारे पास इतनी बड़ी रेंज आ जाएगी, फिर हम 50,000 या 60,000 पॉजिटिव वैल्यूज़ में स्टोर करवा देंगे उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है। तो इसलिए अनसाइंड इंट आपके पास हेल्पफुल होता है। अब चलते हैं हम आगे। अब बच्चों अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास आ जाता है लॉन्ग इंट। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लार्जर इंटीजर्स। जो बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर आप स्टोर करना चाहते हो इंट के ज़रिए तो उसके लिए आप फिर लॉन्ग इंट यूज़ करते हो। इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट इन द मेमोरी। ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट की जगह लेता है। इट कैन होल्ड नंबर रेंजिंग। ये नंबर इसकी रेंज होती है, आप इसमें कम से कम इतनी बड़ी वैल्यू और छोटी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो कि आपको इतनी ज़्यादा मेमोरी मिल जाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें अनसाइंड लॉन्ग इंट की, तो अनसाइंड लॉन्ग इंट में क्या होता है, इट कैन होल्ड नंबर्स 0 to दिस, कि आप अगर आप अनसाइंड लॉन्ग इंट लिखते हो तो फिर आप इतनी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हो। बट इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी हमने इंट के देखे अब इनको प्रोग्राम्स के ज़रिए समझते हैं। चलें, ये देखिएगा अब हम बच्चों आगे अपनी IDE पर, ये हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। दिस प्रोग्राम शोज द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो ऑन आउटपुट स्क्रीन। अब ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ज़ीरो को आउटपुट स्क्रीन पर कैसे शो करवाते हैं इंट को यूज़ करते हुए देखिएगा। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया a, उसको डाटा टाइप दे दी इंटीजर की। इस तरह हमने एक वेरिएबल लिया b, उसको डाटा टाइप दे दी हमने इंटीजर। इसी तरह हमने तीसरा वेरिएबल लिया और इसको भी इंटीजर डाटा टाइप दे दी। a के अंदर हमने पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर स्टोर करवाया, b के अंदर हमने नेगेटिव इंटीजर और c के अंदर हमने ज़ीरो इंटीजर स्टोर करवा दिया। फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू को शो करवाने के लिए a के अंदर जो स्टोर है प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया। ये हमें पॉजिटिव वैल्यू शो करवाएगा और ये प्रिंट का फंक्शन हमें नेगेटिव वैल्यू शो करवाएगा। और ये प्रिंट का फंक्शन में क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाएगा कि ज़ीरो है कि नहीं। तो हम इसे क्या करते हैं, कंपाइल यानी 101 में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे कर देते हैं रन। तो देखिएगा जैसे ही हमने इसे रन किया हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर इज़ 23, नेगेटिव इंटीजर इज़ -23 एंड ज़ीरो इंटीजर इज़ 0। ठीक है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चली कि आप इंटीजर को यूज़ करते हुए पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और ज़ीरो भी आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। अब जी देखिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम किस लिए लिखा गया है, दिस प्रोग्राम शोज़ द बाइट साइज ऑफ इंटीजर, कि जब आप एक इंटीजर यूज़ करते हो तो वो मेमोरी में कितनी जगह लेता है। अगर आपने प्रोग्राम के ज़रिए देखना है तो वो कैसे देखेंगे, हेडर फाइल्स इंक्लूड की, यहाँ पर मैंने इन मेन फंक्शन लगाया, फिर बॉडी के अंदर लिखा, ये कमेंट लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ इंटीजर डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम। अब देखो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा सिस्टम 64 बिट का है, तो मेरे पास जो इंटीजर की वैल्यू आएगी वो 4 बिट होगी। यानी अगर मैं कोई इंट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ तो वो मेमोरी के अंदर मेरी 4 बाइट की जगह लेगा। तो देखिएगा मैंने क्या किया, प्रिंट का फंक्शन लगाया और साइज ऑफ का फंक्शन लगाया और ब्रैकेट के अंदर मैंने उसको एक कीवर्ड को लिखना होता है जिसके मैं निकालना चाहता हूँ बाइट साइज। मैंने इंटीजर की निकालने तो मैंने इंट यहाँ पर लिखा, फिर मैंने इसे किया कंपाइल। अब मैं इसे कर देता हूँ रन। तो देखिएगा साइज ऑफ इंट इज़ 4 बाइट, के जो इंटीजर है ये 4 बाइट की जगह लेता है। ठीक है। अब बच्चे ये प्रोग्राम देखिएगा ज़रा,
यहाँ पर हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया। अब ये प्रोग्राम किस लिखे गया, बाइट साइज ऑफ वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर, साइन और अनसाइंड इंटीजर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के कितनी आप स्टोर कर सकते हैं ये दिखाएगा। और क्या दिखाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइन शॉर्ट की। अच्छा, जो साइन शॉर्ट होता है ये असल में इंटीजर ही होता है, इंट होता है, ठीक है। इसी तरह साइज ऑफ इंटीजर की मैक्सिमम और मिनिमम साइज दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, यहाँ पर ये लिमिट्स की डेफिनेशन को, लिमिट्स के यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड किया। इसके अंदर तमाम फंक्शंस की डेफिनेशन है, इसमें रेंजेस आएंगी। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारे पास एरर आएगा, हमारे पास आएगा कि जनाब आपके पास ये लिखे हुए हैं ना, इनकी आएगा कि इनकी डेफिनेशन इसमें मौजूद नहीं है। हालांकि इसकी डेफिनेशन मौजूद है इस हेडर फाइल के अंदर, अगर आप ये हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे तो ही ये रन होगा। अब देखिएगा जो प्रिंट एफ का फंक्शन ये है, दिस लाइन गिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइंड इंटीजर के, साइंड इंटीजर में आप कम से कम कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन ये आपको शो कराएगा। अब द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइंड इंटीजर इज, आप क्या लिखोगे इंट, फिर लिखोगे यहाँ पर अंडरस्कोर, फिर लिखोगे मिन। इसी तरह अगर आपने साइन इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करवानी है तो फिर आप क्या करोगे इंट, फिर लिखोगे मैक्स। इसी तरह जब आपने साइन शॉर्ट की आपने शो करवानी है मिनिमम वैल्यू तो आप लिखोगे SHORT साइन शॉर्ट अंडरस्कोर, फिर लिखोगे मिन। अब आपने साइन शॉर्ट की अगर मैक्सिमम शो करवानी है तो मिनिमम के लिए था ना ये वाला कोड इतना। अब अगर आपने करवानी है मैक्सिमम तो मैक्सिमम के लिए आप नीचे वाली प्रिंट एफ की फंक्शन देखो, SHORT लिखोगे, अंडरस्कोर लिखोगे, फिर लिखोगे मैक्स। अब क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 101 में, यानी कंपाइलेशन करते हैं। कंपाइल करने के बाद कर देते हैं इसे रन। तो देखिएगा हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ गया कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इंट इज दिस, के मिनिमम आप नेगेटिव में इतनी वैल्यू करवा सकते हो और पॉजिटिव में आप इतनी बड़ी करवा सकते हो। अगर आप साइन शॉर्ट का यूज़ करते हो यानी कि सिंपल इंटीजर का INT का, तो कम से कम -32,768 और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव में 32,767 तक की वैल्यू आप करवा सकते हैं स्टोर इंटीजर के अंदर। इसमें भी अनसाइंड इंट का बच्चों नहीं है, वो अगले प्रोग्राम में हम देखते हैं, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट प्रोग्राम देखिएगा, ये हमें बताएगा अनसाइंड इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू और अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यूज़, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लिमिट्स डॉट एच की हेडर फाइल्स को इसमें इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद हम मेन फंक्शन लगा देंगे। अब अनसाइंड इंटीजर की अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू शो करवानी है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब अनसाइंड इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या था, %u, तो हम यहाँ पर %u लगाएंगे ताकि हम इसके जो सी मैक्सिमम वैल्यू है शो कर सकें इंटीजर की। अब फिर आपने क्या लिखना है, UINT फिर अंडरस्कोर मैक्स लिख देना है। अगर आपने क्या करवानी है, मैक्सिमम वैल्यू शो करवानी है अनसाइंड इंटीजर की। अब आपने अगर शो करवानी है अनसाइंड इंटीजर की शॉर्ट मैक्सिमम वैल्यू, अनसाइंड शॉर्ट मैक्सिमम वैल्यू आप शो करवाने के लिए आपने यहाँ लिखना है USHRT अंडरस्कोर मैक्स। फिर अगर आपने शो करवानी है मैक्सिमम वैल्यू साइंड लॉन्ग की तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लॉन्ग मैक्स। और इसी तरह अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू शो करवानी है अनसाइंड लॉन्ग की तो आपको लिखना पड़ेगा U लॉन्ग अंडरस्कोर मैक्स। इसको आपने करना है कंपाइल, कंपाइल करने के बाद आपने इसे कर दिया रन। तो जैसे ही रन के देखिएगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसाइंड इंटीजर इज दिस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इज 65535, ये आपके पास आ गई। इसी तरह साइंड लॉन्ग की आपके पास आ गई 2147 एंड 4836447। एज यूजुअल अनसाइंड लॉन्ग की आपके पास आ गई 429496729 ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, अगर हमने मालूम करनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन लॉन्ग की तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना सा कोड लिखना पड़ेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन लॉन्ग इज, फिर आपने लगाना है %LT लॉन्ग मिन, मिनिमम वैल्यू पर आप निकालने लगे। इसे करेंगे आप कंपाइल, फिर करेंगे रन, तो आपके पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन लॉन्ग इज दिस, ठीक है। तो ये आपके पास इनका भी कंप्लीट हुआ, ओके। अभी बच्चे इतनी बात जो होगी लॉन्ग इंट की, अनसाइन लॉन्ग इंट की, साइन इंट की और अनसाइन इंट की, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। अब बच्चे देखिएगा ये टेबल है, ठीक है। इसी टेबल को हमने डिस्कस किया था इन प्रोग्राम्स के अंदर, हमने ये रेंजेस निकाली थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ किया था, हमने बाइट्स निकाले थे।
ठीक है। यहाँ पर जो int की बाइट है ये 60 बिट के लिए है, ठीक है। जो ये सिस्टम अभी हम यूज़ करें 64 का, तो इसलिए हमारे पास इनकी जो वैल्यू आ रही थी वो 4 आ रही थी। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाता है फ्लोटिंग डाटा टाइप। फ्लोटिंग डाटा टाइप या फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, जिन्हें आप कहते हो दीज वेरिएबल ऑफ दिस डाटा टाइप रिप्रेजेंट द नंबर विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, मतलब कि रियल नंबर्स। ये वो वाले नंबर्स को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल्स बनाते हैं जिसमें शारिय होते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करने के लिए आप फ्लोटिंग पॉइंट का कीवर्ड यूज़ करते हो। मिसाल के तौर पे देखिएगा, अगर आपने स्टोर करवाना है -54.98, तो इसके लिए आप फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करोगे। इसी तरह अगर आप यूज़ करते स्टोर करवाना चाहते हो 90.678, ठीक है, तो फिर आप फ्लोट का यूज़ करोगे, फ्लोट डाटा टाइप का। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ फ्लोट वो यूज़ द कीवर्ड फ्लोट। अगर आप फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे देखिएगा, आपने एवरेज नाम का एक वेरिएबल लिया, तो इसके साथ आपने फ्लोट लगा दिया, फ्लोट कीवर्ड है। अब एवरेज के अंदर जोन सी भी वैल्यू स्टोर होगी वो डेसिमल में होगी, ठीक है। अब एवरेज के अंदर हमने स्टोर किया 786.98। फ्लोट यूज़ 4 बाइट्स इन द मेमोरी। जब आप फ्लोट के कीवर्ड यूज़ करते हो तो मेमोरी के अंदर 4 बाइट की जगह इसके लिए स्टोर हो जाती है, इसके लिए मखसूस कर दी जाती है। अब सपोज करिए ये मेमोरी है, जब आपने इसको स्टोर किया एवरेज के अंदर 786.98 को, तो 4 बाइट्स की जगह मेमोरी के अंदर ये 4 जो उनसे सपोज करिए बॉक्सेस हैं, ये 4 बॉक्सेस के लिए ये जगह स्पेसिफाइड होगी। अब इतनी जगह में सिर्फ यही वही वैल्यू स्टोर होगी जो इस एवरेज के अंदर आप रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह फ्लोट भी जो सा होता है 4 बाइट की जगह लेता है मेमोरी में। आगे चलते हैं। अब बच्चे देखिएगा सर, नेक्स्ट इट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर इज %f। इसमें आप इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है %f। अगर आप किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हो तो आपको %f लिखना पड़ेगा। प्रिसीजन ऑफ फ्लोट डाटा टाइप इज 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। शारे के बाद जितने भी हिस्से होते हैं उनको प्रिसीजन कहा जाता है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ %f लिखते हो और आप किसी भी नंबर को शो करवाते हो, सपोज करें ये देखिएगा, जैसे आपने लिखा फ्लोट एवरेज इक्वल टू 90.7। अब जब आपने ये लिखा तो जब ये आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखेगा शारे के बाद आपको 6 हिस्से दिखेंगे। आपने तो सिर्फ 90.7 लिखा था ना, 90.7। तो अगर आप सिर्फ %f लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी प्रिसीजन आएगी 6। प्रिसीजन पहले कहते किसी से समझिएगा, शारे के बाद हिस्सों की तादाद को प्रिसीजन कहा जाता है। 6 प्रिसीजन का मतलब कि शारे के बाद आपको 6 हिस्से मिलेंगे। अब देखो 7 के बाद तो कोई हिस्से नहीं थे, तो जो कंपाइलर था उसने ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से कुछ ज़ीरो यहाँ पर लगा दिए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 हिस्से यानी 6 प्रिसीजन शारे के बाद आ गए। लेकिन अगर आप इस प्रिसीजन को कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ना आए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस प्रिसीजन कैन बी कंट्रोल बाय राइटिंग द नंबर और डिजिट आफ्टर द %f सिंबल एंड बिफोर f। अगर आप क्या करो, इस % सैम्बल से पहले अगर सपोज करो आप चाहते हो कि शायरी के पास सिर्फ 2 ही हिस्से हैं, 2 से ज़्यादा ना आए, तो आप यहाँ पर लिख दो 2 और फिर लिख दो f। अगर आप चाहते हो 3 आए तो आप क्या लिख दोगे, 2 की जगह पर 3, तो आपके पास शायरी के पास सिर्फ 3 हिस्से ही आएंगे फिर, ठीक है। ये आप क्या करते हो, 2 डेसिमल पॉइंट तक लेने के लिए फिर आप %2f लिख देते हो। और जो आपके पास इसकी रेंज होती है, आपके पास होती है फ्लोट डाटा टाइप की रेंज ये, ठीक है, मैक्सिमम रेंज ये होती है। अब हम क्या करते हैं, कंपाइलर पर जाते हैं, प्रोग्राम्स लिख कर इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है stdio.h conaio.h हेडर फाइल्स लगाई, फ्लोट वैल्यू शो ऑन द स्क्रीन की। ये प्रोग्राम जो है आउटपुट स्क्रीन पर आपको फ्लोट वैल्यू दिखाएगा। हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल लिया हमने f और एक वेरिएबल हमने लिया l। जो f वेरिएबल है इसमें हमने नेगेटिव वैल्यू शो करवा दी है और l के अंदर हमने पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया और फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ किया, %f। तो हमारे पास f के अंदर जो वैल्यू होगी वो आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगी। इसी तरह हमने क्या करते हैं, l की वैल्यू शो करवाने के लिए फिर हमने %f यूज़ किया, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो आप इसके लिए %f यूज़ करते हो फ्लोट नंबर्स के लिए। फिर यहाँ पर आपने लिखा है वेरिएबल को। अब हम इसे करते हैं कंपाइल 101 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसे कर देते हैं रन। तो देखिएगा हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन पर आया है, फ्लोट पॉइंट वैल्यू ऑफ f इज़ -50
0.98। अब देखो इशारे के बाद कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हम चाहते हैं कि इशारे के बाद 6 ना आए, ठीक है। हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ ये देखिएगा, हम क्या करेंगे, सेम यही कोड लिखा, फिर हम लगा देंगे 2, डॉट लगाना है यहाँ पर। अगर आप डॉट नहीं लगाएंगे तो फिर मे बी एरर आ जाए। डॉट 2f, हम चाहते हैं कि इशारे के बाद ना 2 ही हिस्से आएँ। और f4 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज डॉट 2f, कि f की वैल्यू में भी जो उनसे इशारे के पास सिर्फ 2 ही डिजिट हों, उससे ज़्यादा ना हो। तो अब हम इसे क्या करते हैं, ये देखिएगा कोड को थोड़ा सा अरेंज कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चे देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पर डॉट 2f लगाया और यहाँ पर डॉट 2f लगाया। अब हम इसे करते हैं कंपाइल, अब हम इसे कर देते हैं रन। तो देखिएगा -5 4.9800 लिखा होता, हमने इशारे के बाद 2 हिस्से फिक्स किए थे तो -5 4.98 लगा दिया, 2 हिस्से आ रहे हैं। इस तरह नीचे वाली रकम देखिएगा, यहाँ पर कितने आ रहे थे, 6, हमने कितने किए, 2 किए थे, तो 90.68, यहाँ पर भी इशारे के बाद 2 हिस्से आ गए। तो इस तरह आप प्रिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम आपके पास है कि आप फ्लोट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हो, कितनी रेंज है। तो उसके लिए आपको एक और हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती है float.h के नाम से। आप float.h के नाम से जब हेडर फाइल ऐड करोगे तभी आपके पास ये इसकी रेंजेस आएंगी। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको FLT, ठीक है, अंडरस्कोर मिन लिखना पड़ेगा फ्लोट मिनिमम वैल्यू के लिए, और FLT अंडरस्कोर मैक्सिमम लिखना पड़ेगा फ्लोट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब इसे करें आप कंपाइल करने के बाद आपने इसे कर देना है रन। तो देखिएगा आपके पास आउटपुट स्क्रीन पर मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट जो स्टोर कर सकता है वो ये वाली है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो फ्लोट स्टोर करता है वो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मुकम्मल होगा। चलते हैं वापस। तो बच्चों ये फ्लोट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, बट कॉन्सेप्ट देने बच्चों ज़रूरी थे प्रोग्राम्स के साथ, ठीक है। अब बच्चे देखिएगा जो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने कवर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कैरेक्टर क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि साइन कैरेक्टर किसे कहते हैं, फिर हमने बात की अनसाइन कैरेक्टर की, फिर उसके बाद हमने देखा कि जनाब इंटीजर्स, साइंड इंटीजर्स, अनसाइंड इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा लॉन्ग इंटीजर्स, देन हम देखा अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, फिर हमने देखा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ये तमाम के तमाम डाटा टाइप्स हमने आज के लेक्चर में कवर की। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा और बहुत नई चीज़ें जो आपके माइंड में भी एक्सप्लोर हुई होंगी, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज के साथ हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, और काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।